नमस्कार साथियों। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी साबित होने वाला है। आज हम 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वे भूगोल की कैनेरी जलधारा हो या संविधान का अनुच्छेद 243 की हो। रेलवे अब सीधे सवाल नहीं बल्कि गहराई से सवाल पूछ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है और एक सवाल से 5 नए सवाल कैसे तैयार करने हैं। एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि हर एक नंबर आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमने सवाल तैयार किया है वह मेमोरी बेस्ड है, जो हमारे विद्यार्थी ने हमें भेजा है। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि एक भी जीएस सीरीज आप मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए जो पूछा गया है एनटीपीसी में, वह प्रश्न क्या है? कैनेरी जलधारा, कैनेरी करंट निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रवाहित होती है? कैनेरी जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रवाहित होती है? आंसर बताइए इसका। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आंसर इसका क्या होगा? देखिए ये जो कैनेरी जलधारा है इसको अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक चक्र का ये हिस्सा है। ध्यान रखिएगा किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक चक्र का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक चक्र का हिस्सा है। एक ध्यान ये रखिएगा। दूसरा चीज, ये धारा जो है, यह धारा सहारा रेगिस्तान, जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट, उसकी के सहारा रेगिस्तान के निर्माण में ये बहुत ही सहायक है। तो ये ठंडी हवाएं जो होती है वो नमी को नहीं सोखती है, जिस कारण गल्फ स्ट्रीम जो है, इनका जो संदर्भ है वो गल्फ स्ट्रीम, ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम जो गर्म आगे चलकर इसी क्षेत्र में ठंडी होकर के क्या होती है? कैनेरी बन जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह जो है गर्म जलधारा है, वो आगे चलकर इसी क्षेत्र में ही ठंडी होकर के कैनेरी बन जाती है। ये स्पेन और पुर्तगाल, ध्यान रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों को, स्पेन और पुर्तगाल, इनके तटों को प्रभावित करती है। ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ मछली पकड़ने की अच्छी केंद्र बन जाती है। तो कैनेरी जलधारा जो है निम्नलिखित में किस में होती है? तो वह है अटलांटिक महासागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025, जो पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है। एनटीपीसी जो 17 तारीख को हुई है थर्ड शिफ्ट में, वो पूछा गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 का मुख्य विषय क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 10th? तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे है, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर एक वर्ष 10 अक्टूबर को। कितने तारीख को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। दूसरी चीज की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। भारत में जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वह 1982 में ही शुरू हो गया था, विश्व में शुरू होने से पहले, जहां पर लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की बात की जाती है। ये काफी ज्यादा आजकल समस्या का विषय बन चुका है। 2024 का जो थीम था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का, जो थीम था वह क्या था? तो वह था कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। थीम क्या था? ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, ये थीम था। अब इस आधार पर अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर को मनाए गए जो है सेवा, तो क्या होगा इसका आंसर? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। 2025 के लिए WHO ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर जोर दिया है, ये 2025 का। भारत सरकार की जो टेली मानस हेल्पलाइन है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का कौन सा? टेली मानस, क्या नाम से है ये? टेली मानस, ये शुरू किया गया टेली मानस। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? बताइए इसका। देखिए ताजमहल का जो बनवाया गया था वो कौन से शासक के समय में? शाहजहां के समय में। ताजमहल का ये जो है ताजमहल के निर्माण के लिए जो डिजाइनर नियुक्त किए गए थे वो कौन नियुक्त किए गए थे? बिल्कुल सही, उस्ताद अहमद लाहौरी। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण जो हुआ था, शुरू कब हुआ था? 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में ये समाप्त हुआ था। कुल कितना साल? लगभग जो है 21 साल का लगा था। इसके बनाने में मुख्य रूप से जो है राजस्थान के मकराना, ध्यान रखिएगा ये भी, राजस्थान का जो मकराना है, ध्यान रखिए कहां पे है मकराना? राजस्थान। वहां से सफेद संगमरमर लाया गया था। ताजमहल
किस संगमरमर से बनाया गया, ये भी पूछा करता है। सफेद संगमरमर, है ना, किससे, सफेद संगमरमर से बनाया गया था, सफेद संगमरमर से। और अमानत खान सिराजी जो हैं, जो अमानत खान सिराजी हैं, ये इसके मुख्य क्या थे, कैलीग्राफर थे। ये इनके क्या थे, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब लेखक, जो है इसके लेखक कौन थे, अमानत खान सिराजी। 1983 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1983 ईस्वी में यूनेस्को जो है इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया, तो वो क्या शामिल किया गया, 1983 में, जिस वर्ष इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट मैच में। तो ये ध्यान रखिएगा। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तमिल को किस वर्ष भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए ये शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय संगीत, इस पर काफी ज्यादा जोर है, तो आप इन्हें पूरी तरह से तैयार करके रखिएगा। तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, तमिल जो है ये भारत की पहली भाषा थी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली भाषा किसे माना गया है, तमिल को। तमिल जो है ये भारत की पहली भाषा है ना, ठीक, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तमिल जो है भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2004 में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए संस्कृत जो है, संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन संस्कृत को कब दिया गया, 2005 में। उससे एक वर्ष पूर्व 2004 में ही तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में भारत में अगर देखें कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो टोटल है 11 शास्त्रीय भाषा। कितनी शास्त्रीय भाषा, 11 शास्त्रीय भाषा है। और हाल ही में जो है अगर हम देखें तो 4 भाषाएं जो है, मराठी, 5 भाषाएं, मराठी, पाली, ध्यान रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। असमिया और बंगाली, इसको शामिल किया गया है किसमें, शास्त्रीय भाषा में। मराठी 5 भाषाओं को हाल में शामिल किया गया। वही कन्नड़ और तेलुगु अगर देखें, कन्नड़, इसके अलावा कन्नड़ और तेलुगु, ध्यान रखिएगा, कन्नड़ और तेलुगु, इसे शामिल किया गया 2008 में। कब शामिल किया गया था, 2008 में। वहीं मलयालम को कब शामिल किया गया था, मलयालम को किया गया 2013 में। और ओडिया को कब शामिल किया गया, जो उड़ीसा का है। मलयालम कहाँ की भाषा है, याद रखिए, केरल का। और ओडिया को शामिल किया गया कब, ओडिया को शामिल किया गया 2014 में। तेलुगु कहाँ का है भाषा, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। कन्नड़ कहाँ का है, तो कन्नड़ है कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा। दर्जा मिलने के लिए जो है ये आखिर शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, तो इसमें से एक दर्जा जो है वो किया गया है कि कम से कम दर्जा मिलने के लिए भाषा का इतिहास जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस आधार पर देखिए तमिल जो है सबसे पहली भाषा, दूसरी भाषा जो है संस्कृत है, और तीसरा जो कन्नड़ और तेलुगु, और उसके बाद मलयालम और उड़िया को दिया गया है ना, और उसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न फिर दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो वह है, इनमें से किस स्थल का निर्माण जो पूछा गया मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किस स्थल का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट, अभी देखिए पिछले हमने जो 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट पूछा है, सेकंड शिफ्ट, उसमें पाल राजाओं से संबंधित प्रश्न है, यही एकदम पाल ने कौन सा मंदिर बनवाया था। इनमें से किस स्थल का यहाँ पर दिया गया, मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था। यानी कि आपको जो अलग अलग मेडाइवल टाइम में जो राजाओं के द्वारा मंदिर बनाया गया था उसको भी आपको तैयार करके जाना है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए ये जो मंदिर है अगर हम देखें तो ये है कौन सा, एलोरा का कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर। ये मंदिर अगर हम देखें तो ये कैलाश मंदिर ये गुफा संख्या 16 में है। कहां पर है ये, राष्ट्र गुफा संख्या 16, ध्यान रखिएगा। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में, एलोरा के गुफा संख्या 16 में बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा कृष्ण प्रथम, राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, किसने बनाया था, राजा कृष्ण प्रथम ने। ये विशाल चट्टान को काट करके बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर यहां देखें तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनवाया गया है सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। और खजुराहो का जो मंदिर बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, चंदेल शासकों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम देखें जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर बनवाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा।
और ये किस वंश के राजा थे? ये पल्लव वंश के राजा थे। और वहीं अगर नरसिंहदेव प्रथम देखे पूछा जाए किस वंश का राजा था, तो नरसिंहदेव प्रथम किस वंश का? तो गंग वंश का राजा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। और किन किन धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यह संबंधित है एलोरा की गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं? 14 गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखिए कौन सा है, वह है प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध 1760 किनके मध्य लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुई थी, ये किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए ये जो युद्ध है वांडीवास का युद्ध, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। कौन से युद्ध का हिस्सा है ये? कर्नाटक। कौन सा युद्ध कर्नाटक का कौन सा नंबर का युद्ध है? तो ये है 3rd नंबर का युद्ध। तो ये किसके बीच लड़ाया गया था? जिसमें भारतीयों ने, भारत में जो था, फ्रांसीसियों का इसमें शासन अंत कर दिया था। किसका शासन अंत कर दिया था? ये वांडीवास का युद्ध। फ्रांसीसियों का शासन कहां पर? भारत में अंत हो गया था, इसी के द्वारा, इसी युद्ध के द्वारा। तो ये युद्ध जो है यह किसके द्वारा? तो एक तरफ तो हमें फिक्स हो गया कि फ्रांसीसी, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा फ्रांसीसी? ये है। और दूसरा कौन सा? ब्रिटिश। तो यह आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरी तरह एलिमिनेट करके आंसर को लिख कर सकते हैं। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? अगर ये पूछा जाए कि इस युद्ध में, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ब्रिटिश सेना है। यहां पर हम जब ब्रिटिश सेना की बातें करते हैं, देखिए ये जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने की बात कर रहा है, किसने किया था? सर आयर कूट। किसने किया था? सर आयर कूट ने। और वहीं देखिए इस युद्ध के बाद ही वहीं पर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व अगर पूछे किसने किया था, तो वो क्या था? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली, काउंट डी लाली ने किया था। और अगर इस युद्ध के बाद 1763 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के बाद कब? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है, जो फ्रांस का राजधानी है, वहां पर एक समझौता होता है, पेरिस की संधि के नाम से जो जाना जाता है। इसके बाद 1763 में हुई थी। इसी में बेदरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था। यहां जो ब्रिटिश और डच के बीच अगर सवाल पूछे कौन सा युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था बेदरा का युद्ध। कौन सा? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध वह हुआ था, ब्रिटिश और बेदरा का युद्ध। कब हुआ था यह हुआ था 1759 ईस्वी में। जो वांडीवास का युद्ध था, इसके बाद ही, इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। तो आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य, ये पूछा गया है। कौन सा नृत्य? ध्यान रखिएगा, ये नृत्य से पूछा जा रहा है लगातार सवाल। जो रेलवे है एनटीपीसी, उसमें लगातार ये नृत्य से पूछा जा रहा है, आप इसे तैयार करके जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति के लिए समर्पित है? बताइए इसका आंसर। कौन से देवता की पूजा के लिए? आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए ये जो नृत्य है राउत नाचा नृत्य, कौन सा नृत्य? राउत। ये कंस वध की खुशी पर किया जाता है। किसके वध पर? कंस वध की खुशी और उस पर विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब कंस से तो पता ही चल जा रहा है कौन सा होगा आंसर, भगवान कृष्ण, उन्हीं के मामा थे कृष्ण। इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर हाथ में लाठी लेकर के नाचता है पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ का जो है ये मुख्यतः ये जो बनाया जाता है ये पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार तीजन भाई है। इसी में जो है राउत नाचा नृत्य का जो मुख्य है, उन जो नर्तक है उसका नाम अभी वर्तमान में है वो कौन से हैं? तीजन भाई, जो पांडवानी की प्रसिद्ध कला है। ये नृत्य जो है मुख्य रूप से शौर्य और वीरता का जो है बखान करता है, प्रदर्शन करता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो छत्तीसगढ़ का अन्य नृत्य अगर देखें तो कौन कौन से हैं? एक है पंथी नृत्य, पंथी नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा दूसरा है सुआ नृत्य। ये सब नाच है का प्रकार है जो छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक ना। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? बताइए आंसर। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? क्या आंसर होगा इसका? देखिए बिंदुसार के संबंध में अगर हम देखें तो इन्हें कहा जाता है अमित्र घात के नाम से जाने जाते हैं। किनके नाम से? अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, शत्रुओं का विनाशक, जो शत्रु को खत्म कर दे, है ना, शत्रुओं का विनाशक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा,
अच्छा एक चीज, बिंदुसार जो है ये किसके पुत्र हैं? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना राजा मौर्य साम्राज्य में? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक, है ना, सम्राट अशोक। तो ये संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। जिस समय में याद रखिए 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया था? वो जो कलिंग युद्ध लड़ा था, और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो हथियार डाल दिया अशोक ने, और कहा कि हम बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। देखिए जब बिंदुसार के शासनकाल में जो इसके पुत्र थे, बिंदुसार के एक पुत्र जिसका नाम था सुसीम, क्या नाम था? सुसीम, सुसीम, ध्यान रखिएगा, सुसीम, ये तक्षशिला के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे सुसीम? उसका पुत्र एक तक्षशिला का, वो जिसे अशोक ने जाकर के पूरी तरह से क्या किया था, वहां पर विद्रोह हो गई, सुसीम नहीं संभाल पा रहा था, तो वहां जाकर के अशोक ने पूरी तरह से शांत किया था। लेकिन कहा रहा है कि अशोक राज्यपाल कहां के थे? तो अशोक राज्यपाल थे उज्जैन के, ठीक ना। तो ये याद रखे, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहां के राज्यपाल थे? उज्जैन के। वहीं अगर पूछा जाए तक्षशिला का राज्यपाल कौन था, तो वह था बिंदुसार का एक पुत्र दूसरा सुसीम। लेकिन तक्षशिला में जाकर के विद्रोह को शांत किसने किया था? तो वह सम्राट अशोक ने शांत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, देखिए नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 5 से 11। ये काफी ज्यादा, ये क्यों पूछा गया ये प्रश्न? अभी हाल में SIR जो चल रहा है भारत में, वो काफी, मैंने पीछे भी बताया था कि SIR के कारण ये प्रश्न पूछे जाएंगे जो नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11, तो ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। वहीं अगर देखिए अनुच्छेद 1 से 4, ये जो है अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? तो वो भारत में जो है, भारत में किस चीज के लिए? तो वह कहा जाता है भारत का जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके संबंध में है। वहीं अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? यह है मौलिक अधिकार से संबंधित। किससे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और वहीं अगर देखें अनुच्छेद 36 से 51 जो है DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ये किससे है? भाग 4 से है। और इसके अलावा 51A देखें तो वह किससे संबंधित है? वो मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किस में है? तो मौलिक कर्तव्य है भाग 5 में, भाग 5 में। ये ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पिछले वीडियो में ये बताया हूं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज और, भारत में कितनी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा। भारत में कितना नागरिकता है? एकल नागरिकता, यानी आप किसी भी देश या राज्य, किसी भी राज्य में रहते हो तो उससे नहीं संबंधित, आप केवल भारत के नागरिक माने जाते हैं। तो अनुच्छेद इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 11। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज में डिफॉल्ट रिसाइकल बिन आइकॉन कहां पर स्थित होता है? विंडोज में जो डिफॉल्ट रिसाइकल बिन होता है वो कहां पर होता है? आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा डेस्कटॉप, बी नंबर, ठीक है ना। ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंस्टॉल होने पर रिसाइकल बिन का जो आइकॉन है वो डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर दिखता है। ये प्रश्न पूछा गया है नया, ये NTPC में, 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहां हुआ था? इन विच रीजन डिड द फेमस बुंदेला रिवेलियन ऑफ 1842 प्राइमरली टेक प्लेस? आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए बुंदेला विद्रोह के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए बुंदेला और सागर नर्मदा क्षेत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेला और सागर नर्मदा क्षेत्र। समझते हैं इसे। देखिए ये सागर नर्मदा क्षेत्र जो है ये टेरिटरी है और इसका गठन हुआ था 1820 ईस्वी में। यहाँ पर राजा परीक्षित ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। कौन समर्थन किया था? ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह का समर्थनकर्ता का नाम कौन है? राजा परीक्षित। इन्होंने ही इस विद्रोह का समर्थन किया था। यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जब विद्रोह हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन यहाँ के मुख्यतः इसे दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि कर। तो ये भूमि कर को दबाने लगे। यह अंग्रेजों की लगान नीति के खिलाफ मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में? मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला, इसीलिए इनका नाम पड़ा बुंदेला विद्रोह। जवाहर सिंह बुंदेला, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो पूछा गया एनटीपीसी में वह प्रश्न है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कहां पर, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है, आंसर इसका बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर डॉट सी एस भी। देखिए इनमें मुख्यतः अभी जो वर्तमान में देखा जाता है, ये पुराने हिसाब से पूछ दिया गया है, वर्तमान में देखें तो डॉक्टर डॉट एक्स एल एस भी, ये जो है ये मुख्यतः जो है ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का माना जाता है, लेकिन जो नया है ये एक्सटेंशन फाइल के प्रकार की एक पहचान है, तो एक्स एल एस भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है, आंसर बताइए। देखिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है। देखिए ये जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) में बातें की गई है महिला और किन के लिए, दो नाम दिया, महिला और बच्चों के अधिकारों के लिए। देखिए ये जो अधिकार है यहाँ पर ये सकारात्मक कानून बनाने की अनुमति देता है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सकारात्मक कानून है। अनुच्छेद 14 अगर देखें तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो वह है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, ध्यान रखिएगा कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। और वहीं पर अनुच्छेद 18 जो होता है ये उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 जो है वह किससे संबंधित है, तो वह है अस्पृश्यता का अंत, कौन सा, अस्पृश्यता का अंत। और वहीं पर अनुच्छेद अगर हम देखें 15, अनुच्छेद 15 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 वो क्या कहता है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, ध्यान रखिएगा ये वर्ड, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और कौन सा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी का जो क्लॉज 3 है, अनुच्छेद 15(3) का क्लॉज 3 ये कहता है कि आंगनबाड़ी की बात करता है, आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी में कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। और प्रसूति सहायता, जो प्रसूति लोगों को सहायता दी जाए, जो दी जाती है हमारे यहाँ, वो किस अनुच्छेद के तहत कानून बना के दी गई है, अनुच्छेद 15 के तहत, तो इसका कानून का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आंसर बताइए इसका। देखिए अवतल दर्पण अगर हम यह देखें तो इसे हम कहते हैं सेविंग मिरर, कौन सा, हम जो सेविंग करते हैं सेविंग मिरर, है ना, सेविंग मिरर जो है और डेंटिस्ट का जो दर्पण होता है उसी में इसका उपयोग किया जाता है। अगर मुख्य फोकस पर रखने पर, अगर हम इस अवतल दर्पण को मुख्य फोकस पर रखने पर अगर क्या होता है, वस्तु को अगर मुख्य फोकस पर हम रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा, इमेज बनेगा कहाँ पर, वह बनेगा अनंत पर, कहाँ पर बनता, कितना पर बनता, कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। और वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब उसी आकार का होता है, जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब उसी आकार का होता है और सी पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अन्य सभी स्थितियों में अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक। गाड़ियों की हेडलाइट, एक चीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की एकमात्र स्थिति है जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए, तब कैसा बनेगा, तब बनेगा आभासी और सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट। अगर यह अवतल दर्पण का एकमात्र स्थिति है, इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियां बनती है। गाड़ियों की हेडलाइट में ध्यान रखिए, गाड़ियों की हेडलाइट में बल्ब को कहां पर रखा जाता है, बल्ब को एफ पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, ताकि समांतर किरणें मिलते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 243 क्यू से संबंधित। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार नगर पालिकाओं के प्रकार उनके क्षेत्रों का कौन सा मिलान सही है। तो एक तो सीधा हो जाता है, अनुच्छेद 243 क्यू किससे संबंधित है, वह नगर पालिका से। अब ये कहता है किन से संबंधित, नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र, नगर पालिका परिषद बिल्कुल छोटे शहरी क्षेत्र होता है, नगर निगम जो होता है बड़े शहरी।
तो 243 क्यू इन सभी से संबंधित है। देखिए नगर पंचायत जो होती है ये गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, जो गांव से शहर बना है उसको कहते हैं, गांव से जैसे ही वो शहर बना नगर पंचायत क्षेत्र कहलाता है। वही नगर पालिका परिषद जो होता है वो छोटे शहर को कहे जाते हैं, जैसे कि कस्बा वगैरह होता है उन्हें छोटे शहर को, ब्लॉक वगैरह से जो बनता है अनुमंडल वगैरह, वैसे शहरों को नगर पालिका परिषद कही जाती है। और नगर निगम जो होता है वह बड़े महानगर को कहा जाता है, बड़े महानगरों के लिए है, ये बड़े बड़े जिलाओं के लिए। यह संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 9A में आता है। नगर पालिका किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय है। और इसके अलावा अगर 19 में केवल बोला जाए 9 में, तो 9 किससे संबंधित है? वह है पंचायत से संबंधित, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत दोनों को लाया गया? तो एक इसे लाया गया 93वां संविधान संशोधन के तहत 9 को, और 9A को लाया गया है 94वां संविधान संशोधन के तहत। यह भी आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन के 73वां के तहत पंचायत को और 74वां के तहत नगर पालिका परिषद को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, विनीसियस जूनियर। कौन हो जाएगा? विनीसियस जूनियर। देखिए ये प्रश्न फिर से दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रियल मैड्रिड का ये खिलाड़ी है, कहाँ का खिलाड़ी है? ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड का ये स्टार खिलाड़ी है। ये वर्तमान में इस पुरस्कार के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए लामिन यामाल है, इनका ध्यान रखिए, ये सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का दावेदार यही है, लामिन है सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का। और इसके अलावा अगर हम देखें 2024 में जो है लियोनल मेसी थे वो फीफा बेस्ट जीता था 2024 में। 2024 का ही बैलन डी और रोड्री ने जीता था इन चीजों को। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? बताइए आंसर। फीफा का मुख्यालय कहां है? फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में। कहां पर है? ज्यूरिख। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख कहां है? स्विट्जरलैंड में। सबसे ज्यादा बार कौन जीता है फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड? ऑप्शन में बताइए मुझे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स सबसे ज्यादा बार किसने जीता। एक मैं नाम दे देता हूं, लियोनल मेसी। इसके अलावा और एक जो खिलाड़ी है फुटबॉल खिलाड़ी, उनका नाम मुझे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सात्विक आहार का एक उदाहरण है? सात्विक फूड का एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए सात्विक आहार अगर हम देखें तो ये ताजा, पौष्टिक और कम मसालों वाला होता है, जो मन को शांत रखता है। तो ये जो है ये किसका है? ये लाल चावल का। सात्विक आहार का एक उदाहरण कौन सा? लाल चावल या अनपॉलिश किए हुए चावल। तो आंसर होगा सी नंबर। देखिए मैदा है, ये ध्यान रखिए, जो मैदा की बातें की जाती है, और पॉलिश चावल जो होती है, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वह तामसिक माना जाता है या उसको रास्तिक की श्रेणी में आता है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा उसको संसाधित किया गया होता है। वहीं अगर देखिए ताजा फल और सब्जी जो है, दूध और घी, ये सब सात्विक आहार माने जाते हैं। अत्यधिक मिर्च मसाले वाला भोजन को राजसिक माना जाता है। वहीं देखिए बासी और मांस मदिरा जो है वह भी तामसिक भोजन है। तो आयुर्वेद जो है उसके अनुसार आहार का प्रभाव सीधे हमारे विचार पर पड़ता है, इसलिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? वह सात्विक आहार लेना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा विकल्प सात्विक आहार का एक उदाहरण है? लाल चावल या अनपॉलिश किया हुआ चावल। ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए, प्रश्न है, ग्रामीण गरीबी को कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए वर्ष 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई? देखिए वर्ष 2000 में जो शुरू की गई थी ग्रामीण गरीबी को कम करने का कनेक्टिव, वह था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि गांव को शहर से जोड़ दिया जाए और उसे क्या होगा कि गांव भी एक शहरी व्यवस्था की तरह बन जाएगा, जहां पर हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हो जाएगा। ये अटल जो 25 फरवरी 2000 को ये शुरू की गई। कितने तारीख को? ध्यान रखिएगा, 25 फेब 2000 ईस्वी को। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका उद्देश्य क्या था? 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को
ध्यान रखना, मैदानी क्षेत्र में कहां से 500 से अधिक आबादी और पहाड़ी क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना था। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जो था ये मुख्यतः जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छे से पहुंच सके, गांव का जो अनाज है वह मार्केट तक जा सके, इसके लिए शुरू की गई थी। वहीं अगर देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये 3 चीजों से जुड़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ा हुआ है। यही अंत्योदय अन्न योजना की जब बातें करें तो ये है, इसमें गरीबों को सस्ता अनाज में क्या करना, अनाज मुहैया कराना। ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2000 ईस्वी में। यह भी, इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1999 ईस्वी में। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो गरीबी को कम करने के लिए, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें जो पूछा गया, गगनयान मिशन के लिए इसरो को महत्वपूर्ण उपकरण और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सी संस्थान प्रदान कर रही है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहूं। गगनयान मिशन के लिए इसरो को महत्वपूर्ण उपकरण और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सी संस्थान प्रदान करती है? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए ये जो है HAL, इसे कहते हैं शॉर्ट में HAL। गगनयान के लिए ये क्रू मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की ढांचे आपूर्ति की थी। सर्विस मॉड्यूल का ढांचा आपूर्ति किया था। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त, ध्यान रखिए गगनयान जो है ये भारत का पहला मानव युक्त, इससे पहले मानव नहीं जाता था, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके लिए जो है 4 अंतरिक्ष यात्री, कितने अंतरिक्ष यात्री? ध्यान रखिएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। और वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? ध्यान रखिएगा 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रशांत नायर, दूसरा अंगद प्रताप, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा अजीत कृष्णन, और चौथा शुभांशु शुक्ला। इनको जो है, इनको रखा, 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं। इनको जो है किससे बनाया गया है? ये किससे भेजा जाएगा? प्रक्षेपण यान कौन सा बनाया गया इसको भेजने के लिए? तो वह बनाया गया था LVM-3M4, जिसे ह्यूमन रेटेड बनाया गया। इसमें एक महिला रोबोट भी भेजा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, महिला रोबोट का नाम क्या है? अगर पूछा जाए महिला रोबोट, वो महिला रोबोट कौन होगा? तो वो होगा व्योम मित्र। उसका नाम क्या दिया गया है? व्योम मित्र। महिला रोबोट को भी भेजा जाएगा। इसमें जो है कौन से देश ने गगनयान मिशन में सहायता किया है? तो वह रूस ने सहायता किया, ट्रेनिंग दिया अंतरिक्ष यात्री को गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अपनी परतदार संरचना के लिए जाना जाता है? परतदार, लेयर पर लेयर बैठते जाए, कौन सा जाना जाता है? वह है, आंसर बताइए, मिश्रित या कंपोजिट ज्वालामुखी। कौन सा होगा इसका आंसर? C नंबर, मिश्रित है। ये ज्वालामुखी जो है राख, लावा, ध्यान रखिएगा, राख, लावा और अन्य पदार्थों की परतों से ये बनता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो। क्या कहते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो, जो राख, लावा इन सब के जो है परत से बनता है। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, माउंट फूजी, कौन सा? माउंट फूजी, और दूसरा है ये जापान में, माउंट फूजी कहाँ है? जापान में। और माउंट एटना, ये जो दोनों ज्वालामुखी है ये इटली में है। ये दोनों ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी कि कंपोजिट ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिस पर परत दर परत बढ़ते जाती है। वहीं अगर हम देखें मुख्यतः शील्ड ज्वालामुखी, इसकी जो बात की गई, ये हवाई द्वीप में है। कौन पर है? ये हवाई द्वीप में इसका उदाहरण है। ये लावा पतला होता है, ये परतदार नहीं होता, लेकिन फैला हुआ काफी ज्यादा होता है। वही सिंडर कोन वोल्केनो जो है, इसकी बात ही कही है, ये सबसे छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा सिंडर कोन होता है और सरल ज्वालामुखी माना जाता है। वहीं काल्डेरा अगर देखें तो काल्डेरा के समय ज्वालामुखी के फटने के बाद
ये ज्वालामुखी जैसे ही फटता है, ज्वालामुखी के फटने के जस्ट बाद ये जो था काफी विशाल गड्ढा बन जाता है इसमें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो अंडमान में है। इसका आंसर बताइए कि कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर पहले से हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन जीएस सीरीज बराबर लेते आऊं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बताइए इसका। राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, वह होगा तांबा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। हमने पिछले जो एग्जाम हुई है 17 तारीख को, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में लगातार प्रश्न पूछा गया है तांबा से रिलेटेड। तो देखिए, ये झुंझुनू जिला में ही कौन सा जगह है? झुंझुनू में मैंने चर्चा किया था खेतरी। कौन सा? खेतरी। तो खेतरी का क्षेत्र भारत के सबसे लंबा जो है वह तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसको अभी हमने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ध्यान रखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही यहाँ पर काम करती है खेतरी में। अलवर का खो-दरीबा क्षेत्र, ये जो अलवर का जो कहा गया वो कौन सा क्षेत्र है? खो-दरीबा क्षेत्र भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान भारत में, ध्यान रखिएगा, चांदी, जहां चांदी और इसके अलावा सीसा जस्ता और तांबा इसका प्रमुख उत्पादक है। लोहा जो है, लोहा के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो लोहा जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ पर उड़ीसा और कर्नाटक में कहां पर? कद्रे मुख में पाया जाता है। वहीं कोयला उत्पादन में देखें तो कोयला उत्पादन में झारखंड का झरिया, झारखंड में जो झरिया क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ का कोरबा, और छत्तीसगढ़ में कहां पर? कोरबा, और झारखंड का झरिया क्षेत्र, ये काफी ज्यादा नामी है ना, कोयला उत्पादन के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर आप ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया है वह है, किसी पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस से द्रव बदलने के लिए दी जाने वाली उष्मा को क्या कहा जाता है? अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा जो दी जाती है उसके लिए क्या कहा जाता है? आंसर बताइए इसका। जैसे ठोस से कोई द्रव बदलता है तो उसके लिए दी जाने वाली उष्मा को क्या कहा जाता है? देखिए, वो उष्मा जो तापमान बढ़ाए बिना केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, तापमान को नहीं बढ़ाता बल्कि पदार्थ की अवस्था को बदल देता है। जैसे बर्फ से पानी में बदल जाता है, उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। क्या कहते हैं उसे? गुप्त उष्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो छुपी हुई उष्मा, जो बर्फ को हमने रख दिया बिना हीट बढ़ाए हुए, वो पानी में अगर बदल गया तो वो जो उष्मा थी उस उष्मा कहते हैं लेटेंट हीट। कौन सा हीट? लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा। अब देखिए, बर्फ से जो है, बर्फ के पिघलने की गुप्त उष्मा कितना है अगर ये पूछ दे तो ध्यान रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वहीं अगर देखिए भाप की गुप्त उष्मा, किसकी गुप्त उष्मा? भाप का गुप्त उष्मा अगर हम देखें, भाप का गुप्त उष्मा कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। यही कारण है कि भाप से जलना गर्म पानी से अधिक खतरनाक होता है। क्यों? कि भाप में काफी ज्यादा कैलोरी है, देखिए कितनी ज्यादा, 540 कैलोरी है। वहीं अगर हम देखें विशिष्ट उष्मा की जो बात की गई है, विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं? देखिए, ये विशिष्ट उष्मा जो है, 1 ग्राम अगर कोई पदार्थ है, कितना? 1 ग्राम पदार्थ अगर है तो उस पदार्थ को का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना हो? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की जरूरत होती है उसी को कहते हैं विशिष्ट उष्मा। वहीं संवहन क्या होता है? गैस और द्रव, ध्यान रखिएगा, गैस और द्रव में जो होता है वो संवहन उष्मा, कन्वेक्शन हीट का, किसमें? गैस में और द्रव में संवहन उष्मा का परिसंचरण होता है, गैस और द्रव में ये बहती है। वही विकिरण देखें तो ये उष्मा संचरण जो है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण उष्मा में, ध्यान रखिएगा। और ये उष्मा किसकी है? जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये विकिरण उष्मा का उदाहरण है। तो किसी पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव बदलने के लिए दी जाने वाली उष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त उष्मा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, डीआरडीओ ने रक्षा रणनीतिक अध्ययन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर बताइए इसका।
बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ। ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो ये है गांधीनगर में। कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इन्हीं के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने क्या किया है, समझौता किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, अगर डीआरडीओ का स्थापना का संदर्भ में पूछा जाए तो डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीत वी कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। आईआईटी दिल्ली में डीआरडीओ जो है उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस पहले ही स्थापित कर चुका है आईआईटी दिल्ली में। अच्छा, डीआरडीओ का बताइए मूल वाक्य क्या, आदर्श वाक्य क्या है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य अगर पूछे, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, इनका मूल वाक्य है जो इनके लिखा रहता, बलस्य मूलम विज्ञानम, इनका मूल वाक्य है डीआरडीओ का, बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट प्रश्न, मनीला हम्प, जिसे अबाका भी कहा जाता है, मनीला हम्प को क्या कहते, मनीला हम्प को क्या कहा जाता है, अबाका, मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है, आंसर बताइए। मनीला हम्प, फिलीपींस का राजधानी कहाँ है, मनीला, तो बस बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह मनीला हम्प है क्या, अब पूछा जाता है मनीला हम्प है क्या, ये केले के परिवार का एक पौधा है, जो केला का परिवार है उसी का एक पौधा है, जिसमें बहुत ज्यादा मजबूत फाइबर मिलता है, प्राकृतिक रेशा जो नेचुरल फाइबर है वह इसमें मिलता है, नेचुरल फाइबर। इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग जो जहाज की रस्सियां होती है जिससे बांधा जाए, जहाज की रस्सियां और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इस केले के फाइबर का उपयोग किया जाता है। फिलीपींस जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस जो है दुनिया का सबसे बड़ा अबाका उत्पादक देश है। इसे मनीला हेम्प क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मनीला बंदरगाह के पास पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मनीला हम्प। इस केले का जो प्रकार, इसको मनीला हम्प कहने का कारण कि मनीला के बंदरगाह के पास है। इसका अलावा यहाँ देखिए ब्राजील के बारे में दिया गया, तो ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और मिस्र के बारे में, तो मिस्र किसके लिए जाना जाता है, लंबे रेशे वाले कॉटन के लिए, कपास के लिए, लंबा रेशा वाला जो कपास पाया जाता है वह मिस्र इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पढ़े भारत बढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, आंसर बताइए। देखिए पढ़े भारत बढ़े भारत, ये एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्तर पर किया गया था। कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, पढ़ना और गणितीय कौशल में सुधार के लिए, किसके लिए, पढ़ना और ध्यान रखिए गणितीय कौशल में सुधार के लिए ये की गई थी, पढ़े भारत और बढ़े भारत। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 2 तक के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए यह बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि बच्चों में शुरुआती साक्षरता को विकसित किया जाए। अब इसे किसमें शामिल कर दिया गया, पढ़े भारत बढ़े भारत को निपुण भारत में, किसमें शामिल कर दिया गया, निपुण भारत, ध्यान रखिएगा, निपुण भारत में शामिल कर दिया, निपुण भारत मिशन में। किस मिशन के तहत अब इसे शामिल किया गया, निपुण भारत। यह जो है शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, कौन लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय, उस समय में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, अब इसे कहा जाता है शिक्षा मंत्रालय। और ये कब लागू किया गया था, 2014 में, जिसमें इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे। यह बच्चों के सीखने के स्तर के सुधारने पर केंद्रित है, पढ़े भारत बढ़े भारत। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के अधिकांश पहाड़ी हिस्से तथा मसूरी जैसे हिल, ठीक ना, स्टेशन हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, यह आता है किसके तहत, हिमाचल या लघु हिमालय के अंतर्गत है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, ये सब जो हिल स्टेशन है वह लघु हिमालय या उसी को हिमाचल हिमालय कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर के बीच। अगर आपको पहाड़ के हिमालय के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे ज्योग्राफी सेक्शन में जाकर के अब पूरी हिमालय के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रमुख पर्वतमाला है, कौन कौन से हैं इस हिमालय पर्वतमाला का, वह है पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर। मैंने जो इसके बारे में पूरे डिटेल मैप के साथ आपको बताया है। हिमाद्री जो है
ये हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है। ये सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी स्थिति है। वहीं शिवालिक अगर देखें या बाह्य हिमालय, ये सबसे नई और नीची हिमालय है। कश्मीर की घाटी जो है हिमाचल और हिमालय के बीच स्थित है। ध्यान रखिएगा कि हम अगर देखें पूरी इसमें, तो सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। वहीं अगर देखें तो सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद जो है वह है ग्रेटर हिमालय, और उसके बाद है मध्य हिमालय, और उसके बाद है शिवालिक। तो ये सबसे उत्तर से दक्षिण का यह क्रम भी ध्यान आप रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जाता रहा है। तो चलिए आज की यहाँ पर खत्म होती है क्लास। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जीएस सीरीज मिलते रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और बेहतर अपनी तैयारी करेंगे, और आप निश्चित रूप से सिलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक। हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।